हेलो दोस्तों, निम्बल नोट्स में आपका स्वागत है। आज हम विज्ञान एनसीईआरटी क्लास 9 की 5th चैप्टर जीवन की मौलिक इकाई के इम्पोर्टेंट टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए इस चैप्टर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। इस अध्याय में हम सबसे पहले जानेंगे कि कोशिका क्या है एवं कोशिका का आकार और आकृति कैसी होती है। फिर हम पादप और जंतु कोशिका में अंतर पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य किस प्रकार अपना कार्य करती है। अध्याय के अंत में हम मुख्य कोशिका अंगक जैसे एंडोप्लाज्मिक जालिका, गाल्जी तंत्र, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एवं राजधानी के अलावा एक महत्वपूर्ण टॉपिक कोशिका विभाजन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस चैप्टर का पहला टॉपिक है कोशिका क्या है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। कोशिका जीवों के शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। सभी जीवित प्राणी जैसे पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। जिस प्रकार ईंटों से मकान बनता है, उसी प्रकार कोशिकाओं से जीवों का शरीर बनता है। इसलिए कोशिका को जीवन की मूल इकाई कहा जाता है। कोशिका इतनी छोटी होती है कि इसे सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता। इसे देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। कुछ जीव केवल एक ही कोशिका से बने होते हैं, जैसे अमीबा और बैक्टीरिया। ऐसे जीवों को एक कोशिकीय जीव कहते हैं। वहीं मनुष्य, पशु और पौधे कई कोशिकाओं से बने होते हैं, इसलिए उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। हमारा अगला टॉपिक है कोशिका का आकार और आकृति। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। विभिन्न जीवों में कोशिकाओं का आकार और आकृति एक दूसरे से भिन्न होते हैं। यह भिन्नता उनके कार्य और प्रकार पर निर्भर करती है। पहला, कोशिका का आकार। कोशिकाओं का आकार बहुत छोटा होता है, इसलिए उन्हें सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता। उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। अधिकांश कोशिकाएं माइक्रोमीटर में मापी जाती है। कुछ कोशिकाओं का आकार निम्नलिखित इस प्रकार से है। मनुष्य की लाल रक्त कोशिका लगभग 7 माइक्रोमीटर होती है। अंडाणु शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। तंत्रिका कोशिका बहुत लंबी होती है। दूसरा, कोशिका की आकृति। कोशिकाओं की आकृति भी अलग अलग होती है और यह उनके कार्य के अनुसार होती है। कुछ सामान्य आकृतियां इस प्रकार हैं: गोलाकार जैसे अंडाणु कोशिका, लंबी और सखित जैसे तंत्रिका कोशिका, चपटी और गोल जैसे लाल रक्त कोशिका, आयताकार या बहुभुज जैसे पादप कोशिकाएं। इस प्रकार कोशिकाओं का आकार और आकृति एक समान नहीं होते। वे जीव के प्रकार और उनके कार्य के अनुसार बदलते रहते हैं। यही विविधता जीवों के शरीर को सही तरीके से काम करने में मदद करती है। हमारा अगला टॉपिक है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों ही जीवों की मूल इकाई है, लेकिन इनकी संरचना और कार्यों में कुछ महत्वपूर्ण अंतर है, जो निम्नलिखित इस प्रकार से हैं। पहला, पादप कोशिका। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाहर एक कठोर कोशिका भित्ति होती है, जो उसे मजबूती और निश्चित आकार देती है। पादप कोशिका में प्लास्टिड, विशेषकर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, जिनकी सहायता से पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पादप कोशिका में सामान्यतः एक बड़ा केंद्रीय वैक्यूल होता है। दूसरा, जंतु कोशिका। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती, इसलिए इसका आकार सामान्यतः गोल या अनियमित होता है। जंतु कोशिका में छोटे या अस्थायी वैक्यूल पाए जाते हैं। इसके अलावा जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम होता है, जो पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। इस प्रकार दोनों कोशिकाओं की बनावट और कार्यों में स्पष्ट अंतर होता है। हमारा अगला टॉपिक है कोशिका झिल्ली। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। कोशिका झिल्ली, जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है, कोशिका की सबसे बाहरी पतली परत होती है। यह कोशिका को चारों ओर से घेरकर उसकी सुरक्षा करती है और उसे निश्चित आकार प्रदान करती है। कोशिका झिल्ली मुख्य रूप से लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। इसकी संरचना बहुत पतली और लचीली होती है, जिससे पदार्थों का अंदर और बाहर आना जाना संभव हो पाता है।
कोशिका झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण गुण यह है कि यह चयनात्मक पारगम्य होती है। इसका अर्थ है कि यह केवल आवश्यक पदार्थों को ही कोशिका के अंदर आने देती है और अनावश्यक पदार्थों को बाहर ही रखती है। इस प्रकार कोशिका झिल्ली कोशिका की रक्षा करने, आकार बनाए रखने और पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारा अगला टॉपिक है कोशिका भित्ति। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। कोशिका भित्ति पौधों की कोशिकाओं के बाहर पाई जाने वाली एक कठोर परत होती है। यह कोशिका झिल्ली के बाहर स्थिर रहती है और कोशिका को आकार, मजबूती और सुरक्षा प्रदान करती है। कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेलुलोज नामक पदार्थ से बनी होती है। इसका प्रमुख कार्य कोशिका को बाहरी आघात से बचाना और उसे स्थिर बनाना है। कोशिका भित्ति केवल पौधों की कोशिकाओं में पाई जाती है, जबकि पशु कोशिका में यह नहीं होती। यह कोशिका के अंदर जाने वाले जल और अन्य पदार्थों को नियंत्रित करने में भी सहायता करती है। जब कोशिका में अधिक जल प्रवेश करता है, तब कोशिका भित्ति उसे फटने से बचाती है। इसके अतिरिक्त कोशिका भित्ति पौधों को सीधे खड़े रहने में मदद करती है और उन्हें संरचनात्मक मजबूती देती है। इस प्रकार कोशिका भित्ति पौधों की कोशिका का एक महत्वपूर्ण भाग है, जो सुरक्षा, समर्थन और आकार बनाए रखने का कार्य करती है। हमारा अगला टॉपिक है केंद्रक। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। केंद्रक कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। इसे कोशिका का नियंत्रण केंद्र भी कहा जाता है, क्योंकि यह कोशिका के सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। सामान्यतः यह कोशिका के बीच में पाया जाता है और गोल या अंडाकार होता है। केंद्रक के चारों ओर एक पतली झिल्ली होती है, जिसे केंद्रक की झिल्ली कहते हैं। यह झिल्ली केंद्रक को कोशिका झिल्ली से अलग रखती है। केंद्रक के अंदर केंद्रकीय द्रव्य पाया जाता है, जिसमें क्रोमोसोम और न्यूक्लियोलस उपस्थित होते हैं। क्रोमोसोम में डीएनए होता है, जो माता पिता से मिलने वाले आनुवंशिक गुणों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाता है। केंद्रक कोशिका के विभाजन, वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि कोशिका से केंद्रक निकाल दिया जाए तो कोशिका सही तरीके से कार्य नहीं कर पाती। हमारा अगला टॉपिक है कोशिका द्रव्य। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। कोशिका द्रव्य वह जेली जैसा तरल पदार्थ होता है जो कोशिका झिल्ली के अंदर और नाभिक के बाहर पाया जाता है। यह कोशिका का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। कोशिका द्रव्य में अनेक प्रकार के कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गाल्जी तंत्र, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आदि पाए जाते हैं। ये सभी कोशिकांग मिलकर कोशिका के विभिन्न कार्यों को पूरा करते हैं। कोशिका द्रव्य का मुख्य कार्य कोशिका के अंदर होने वाली सभी जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए स्थान प्रदान करना है। इसमें भोजन का पाचन, ऊर्जा का निर्माण तथा अन्य आवश्यक क्रियाएं होती है। इसके माध्यम से पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन भी होता है। इस प्रकार कोशिका द्रव्य कोशिका की गतिविधियों को संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और कोशिका को जीवित व सक्रिय बनाए रखने में सहायता करता है। हमारा अगला टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक जालिका। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। एंडोप्लाज्मिक जालिका कोशिका का एक महत्वपूर्ण अंगक है, जो कोशिका के अंदर पदार्थों का निर्माण, भंडारण और परिवहन का काम करता है। यह झिल्ली से बनी हुई नलिकाओं और थैलियों का जाल होता है, जो पूरे कोशिका द्रव्य में फैला रहता है और प्रायः केंद्रक से जुड़ा होता है। एंडोप्लाज्मिक जालिका दो प्रकार की होती है। पहला, खुरदरी एंडोप्लाज्मिक जालिका। इसकी सतह पर राइबोसोम लगे होते हैं, इसलिए यह खुरदरी दिखाई देती है। इसका मुख्य कार्य प्रोटीन का निर्माण करना है। दूसरा, चिकनी एंडोप्लाज्मिक जालिका। इसकी सतह पर राइबोसोम नहीं होते। यह वसा और हार्मोन के निर्माण में सहायता करती है। यह शरीर में विषैले पदार्थों को निष्क्रिय करने का भी काम करती है। हमारा अगला टॉपिक है लाइसोसोम। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। लाइसोसोम, जिसे प्रायः कोशिका का आत्मघाती थैली भी कहा जाता है, यह मुख्य रूप से पशु कोशिकाओं में पाया जाता है। इसका आकार छोटा और गोल होता है तथा यह एक झिल्ली से घिरा रहता है।
लाइसोसोम के अंदर कई प्रकार के पाचक एंजाइम होते हैं। ये एंजाइम कोशिका के अंदर आने वाले अनावश्यक पदार्थों, पुराने अंगकों और हानिकारक जीवाणुओं को तोड़कर नष्ट कर देते हैं। इसलिए लाइसोसोम कोशिका को साफ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कभी कभी जब कोशिका को बहुत अधिक क्षति पहुंचती है, तब लाइसोसोम की झिल्ली फट सकती है और इसके एंजाइम बाहर निकलकर पूरी कोशिका को ही नष्ट कर देते हैं। इसी कारण से इसे आत्मघाती थैली कहा जाता है। इस प्रकार लाइसोसोम कोशिका के अंदर पाचन, सफाई और सुरक्षा का कार्य करता है और कोशिका के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। हमारा अगला टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा केंद्र या पावर हाउस कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य कोशिका के लिए ऊर्जा का निर्माण करना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया लगभग सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है और कोशिका की गतिविधियों को चलाने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया होती है, जिसमें भोजन के अणुओं को तोड़कर ऊर्जा बनाई जाती है। यह ऊर्जा कोशिका के सभी कार्यों के लिए आवश्यक होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की एक खास विशेषता यह है कि इसमें अपना डीएनए और राइबोसोम भी पाया जाता है। इसी कारण यह अपनी संख्या बढ़ाने की क्षमता रखता है। हमारा अगला टॉपिक है प्लास्टिड। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। प्लास्टिड पौधों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण कोशिकांग होते हैं। ये मुख्य रूप से भोजन बनाने, भोजन को संग्रहित करने तथा कोशिका को रंग देने का कार्य करते हैं। प्लास्टिड मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला, क्लोरोप्लास्ट। इसमें क्लोरोफिल नामक हरा रंग द्रव्य होता है, जो सूर्य के प्रकाश की सहायता से प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाता है। दूसरा, क्रोमोप्लास्ट। ये फूलों और फलों को लाल, पीला या नारंगी रंग देते हैं। इससे परागन में सहायता मिलती है। तीसरा, ल्यूकोप्लास्ट। ये रंगहीन होते हैं और भोजन जैसे स्टार्च, तेल और प्रोटीन को संग्रहित करने का कार्य करते हैं। इस प्रकार प्लास्टिड पौधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये भोजन निर्माण, भंडारण और रंग प्रदान करने में सहायता करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है वैक्यूल। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। वैक्यूल कोशिका के अंदर पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण कोशिकांग है। यह एक थैली जैसी संरचना होती है, जो एक पतली झिल्ली से घिरी रहती है। इस झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। वैक्यूल के अंदर पानी, लवण, शर्करा, भोजन तथा अपशिष्ट पदार्थ संग्रहित रहते हैं। हमारा अगला टॉपिक है कोशिका विभाजन। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। नई कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन नामक 2 मुख्य प्रकार की कोशिका विभाजन की प्रक्रिया है। पहला, सूत्री विभाजन। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जिससे अधिकतर कोशिकाएं वृद्धि हेतु विभाजन होती है, उसे सूत्री विभाजन कहते हैं। इस प्रक्रिया में प्रत्येक कोशिका, जिसे मातृ कोशिका भी कह सकते हैं, विभाजित होकर 2 समरूप संतति कोशिकाएं बनाती है। दूसरा, अर्धसूत्री विभाजन। जंतुओं और पौधों के प्रजनन अंगों अथवा ऊतकों के विशेष कोशिकाएं विभाजित होकर युग्मक बनाती है, जो निषेचन के पश्चात संतति निर्माण करती है। यह एक अलग प्रकार का विभाजन है, जिसे अर्धसूत्रण कहते हैं, जिसमें क्रमशः 2 विभाजन होते हैं। ओके दोस्तों, इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक को आप एक बार फिर से देख लें, ताकि आपको पता चले कि आपने इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक को समझा है।